Good morning, my dear students. I hope you all are enjoying your online classes. So, to continue it, we are here with another video of class 9 subject science. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? होप सब आप अच्छे हैं, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें फोर्स की डेफिनेशन है, 3 लॉज है मोशंस के जो न्यूटन ने दिए हैं, उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप इनको इन छुट्टियों में इनकी स्टडी कर सकते हैं घर में, ये आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की। तो क्लास 9 में जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो फोर्स जनरली हम जानते हैं, फोर्स का अगर डिक्शनरी में मीनिंग निकालेंगे तो फोर्स मतलब ताकत या बल। ठीक है, लेकिन साइंस के टर्म में फोर्स का मीनिंग वो नहीं होता। साइंस के टर्म में फोर्स का मीनिंग होता है, फोर्स मतलब पुश और पुल ऑन अ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज फोर्स, इट्स कॉल्ड फोर्स। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब कोई चीज़ या वस्तु, पुश यानी खींचना, पुल यानी धक्का मारना, किसी भी चीज़ को खींचना या धक्का मारना, ये हम जो है फोर्स की तरह जानते हैं। सपोज़ करो ये मार्कर है, इसको मुझे उठाना है तो मुझे इसको खींचना पड़ेगा अपनी ओर, तो ये पुल हुआ। अगर मुझे इसको नीचे रखना है तो मुझे इसको नीचे जाके रखना पड़ेगा, तो ये पुश हुआ। ठीक है, दरवाज़ा मुझे खोलना है तो ये पुल हुआ, बंद करना है तो पुश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे साइकिल चलानी है तो साइकिल के पेडल को पुश करना पड़ेगा, दूसरी तरफ से पेडल को पुल करना पड़ेगा। तो कोई भी हम वर्क करते हैं तो फोर्स की ज़रूरत होती है, तो फोर्स मतलब पुश या पुल। ठीक है, दूसरा जो कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जो वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैलेंस फोर्स का जान लेते हैं। बैलेंस फोर्स मतलब 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल साइज एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज बैलेंस फोर्स। यहाँ लिख रहा है 2 फोर्सेस, 2 फोर्स इक्वल साइज का और एक्ट यानी काम करेगा ऑन अ बॉडी। अब बॉडी की जगह हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, बॉडी हमने लिया यानी कोई चीज़ या वस्तु। ठीक है, उस जगह हम ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स इक्वल यानी एक ही अमाउंट का फोर्स, ऐसा नहीं एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, एक ही अमाउंट का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगे इक्वल साइज़ का और अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज़ करो अभी तो फिलहाल मेरे पास मार्कर है, इस तरफ से मैंने यहाँ पर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इक्वल फोर्स यानी इस तरीके से इस तरफ से, और अपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरफ, तो इस तरफ इक्वल फोर्स मैंने दोनों तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स कहलाएगा ये हम जानेंगे बैलेंस फोर्स की तरफ। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर। एक जो है वुड ब्लॉक है, वुड ब्लॉक को अगर एक लड़का यहाँ से पुश करता है, एक लड़का यहाँ से पुश करता है, सेम साइज़ का फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक जो है वो मूव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो ये जो इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो 0 होगा, तो इसको हम बैलेंस फोर्स कहेंगे। सिमिलरली एक बलून है, बलून को अगर 2 हाथ से ऐसे दबाएंगे इक्वल फोर्स से, तो वो बलून डिस्प्लेस नहीं होगा, उसके साइज़ में चेंज होगा से, तो उसका भी जो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। हमने बैलेंस फोर्स देखा, अब हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स की। ठीक है, सेम उसका अपोजिट होता है, जैसे बैलेंस फोर्स था उसका ठीक अपोजिट अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ लिखा है अनबैलेंस फोर्स, फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स एक्ट होता है यानी काम करता है इन वन डायरेक्शन। बैलेंस फोर्स में हमने क्या देखा था कि अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें एक ही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है, इन रिज़ल्ट ऑन ऑब्जेक्ट, जो इन रिज़ल्ट यानी इसके परिणाम स्वरूप जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन चेंज हो या स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। यानी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हमने फोर्स लगाया है, ठीक है, और एक तरफ से फोर्स लगाया है और उस फोर्स लगाने के चलते उस ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या उसका पोजीशन चेंज हो, तो हमारा वो बैलेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है,
तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स जो है क्लियर है। सॉरी, मैंने आपसे बैलेंस फोर्स कहा, ये अनबैलेंस फोर्स कहलाएगा, ठीक है। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स दोनों क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने फोर्स देखा, फोर्स का कंसेप्ट समझा, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स भी देख लिया। अब बात करते हैं इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जी हाँ, मैं उन्हीं न्यूटन की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था। उन्होंने मोशन के 3 लॉज दिए थे, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है, क्या समझाता है, पहले मैं इसको इंग्लिश आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर इसको डिस्क्राइब भी करूँगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज़, कोई भी वस्तु इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं वो सब ऑब्जेक्ट ही हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है, आपके घर का गेंद, खिलौना, और बाहर पड़ा हुआ कोई पत्थर, वो सब ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो रिमेन यानी रहेगा उसी स्थिति में, रेस्ट यानी उसी पोजीशन में, रेस्ट मतलब आराम नहीं, उसी पोजीशन में रहेगा। और यानी अथवा एक कंडीशन यहाँ दी है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में ही रहेगा या फिर इन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। अब मोशन में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म 2 मोशन होते हैं, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो एक ही स्पीड में चलता रहे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसकी स्पीड चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मोशन करता रहेगा, अनलेस यानी जब तक उस पर एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट करेगा और स्पीड में है तो स्पीड करेगा। अब डेफिनेशन भी समझ लिया और ये सारी चीज़ भी समझ ली हमने, हिंदी भी डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा दिमाग में समझने में दिक्कत होगी जब तक हम उसको एग्जाम्पल के साथ नहीं समझेंगे। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई जो है गेंद है, आप उसको फुटबॉल खेल रहे हो, उसको आपने किक किया, ठीक है। तो वो स्पीड करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स पे लगेगा नहीं, वो स्पीड करता रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, हम तो क्रिकेट का बॉल खेलते हैं, वो तो जाके कुछ देर बाद जाके गिर जाती है, यही बोलोगे ना। लेकिन नहीं, उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट करता है, वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। जो गेंद आपकी जो बॉल है वो जो गुलाटियाँ खाती हुई आगे जाती है, तो जो अर्थ का फ्रिक्शन लगता है तो उसकी वजह से वो जाके कुछ देर बाद रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन करती रहेगी जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, फर्स्ट लॉ ये कहता है। और कोई स्पीड में अगर मोशन कर रही है कोई चीज़, वो जब तक स्पीड करती रहेगी जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो कोई अगर स्पीड में है जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, वो स्पीड करती रहेगी। कोई चीज़ रुकी हुई है जब तक उसको कोई चलाएगा नहीं, वो रुकी रहेगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो पहला सिनेरियो है वो तो हमने देख लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर जब तक उसको चलाएंगे नहीं वो नहीं चलेगी, वो रेस्ट में रहेगी। जैसे कोई गेंद है वो या कोई पत्थर है रास्ते में पड़ा है, उसको जब तक हम आगे नहीं करेंगे तब तक वो पड़ा रहेगा अपनी जगह पर, ठीक है। तो पहला सिनेरियो तो क्लियर है यहाँ तक कि वो रेस्ट में ही रहेगा। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, जब तक वो मोशन करेगा, जब कोई चीज़ मोशन करेगा जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं एक्सटर्नल फोर्स से, वो मोशन करता रहेगा। तो इसका एक एग्जांपल है हमारा अर्थ। हमारा अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो मूव कर रहा है, ठीक है ना, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये कर रहा है क्योंकि कोई वहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो कोई इसको रोकेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होता तो वो रुक जाती,
लेकिन अर्थ मूव कर रहा है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो न्यूटन का जो है ये फर्स्ट लॉ कहलाता है कि कोई चीज़ रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, और कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही लगी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। अब आप बोलेंगे कि सर मैं धरती पे अगर कोई बॉल को गोल गोल घुमाता हूँ तो वो तो रुक जाती है कुछ देर बाद, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी कोई भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो खींचने के कारण वो रुक जाती है। और यूनिवर्स में जो ग्रेविटी तो सन का लगता है अर्थ पर दूसरी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कि उसको मोशन को रोके। तो इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्व करता रहता है। तो ये सिनेरियो दोनों हमारा क्लियर कर दिया हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ और एक चीज़ आता है जो है इनर्शिया, ठीक है, उसकी बात करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनर्शिया की। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया या फोर्स ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। डेफिनेशन समझेंगे पहले। इट इज़ द फिज़िकल फोर्स दैट कीप ऑब्जेक्ट वेयर दे आर और कीप देम मूविंग इन द डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग। क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका वो गुणधर्म है कि अगर वो मूव करेगा तो स्टॉप करने का अपोज करेगा, और अगर वो स्टॉप में है, रेस्ट में है, तो मूव करने का अपोज करेगा। डेफिनेशन समझ लिया, इसको डिस्क्राइब भी कर लिया, फिर भी समझ में नहीं आया। अब लेंगे हम एग्जांपल्स। देखो, आपने कैरम सबने खेला है, ठीक है। कैरम में हम जब उसको हमारा जो वो कॉइन होता है उसको जब मारते हैं, और जो कैरम में सारे जो एक लाइन में अलाइन किए हुए रहते हैं, ठीक है, सारे गोल गोल सर्कल्स, तो उसको जब मारते हैं तो वो ऊपर वाले जो जितने भी उधर कॉइन्स हैं वो सब ऐसे रखे रहते हैं, और सिर्फ नीचे वाला अलग होता है। इसका मतलब ऊपर वाला जो जितना भी मास वाली चीज़ें हैं वो मोशन करने का अपोज करती हैं, वो उसी जगह पर बैठने का, उसी जगह पर रेस्ट करने की, यानी वो पहले से रेस्ट में थी तो रेस्ट करने का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल लेंगे। आप ग्लास लीजिए, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिए, उसके ऊपर 5 रुपीज़ का कॉइन रखिए, ठीक है। अब आप उस कार्डबोर्ड को अगर ऐसे करके हिलाएंगे तो कार्डबोर्ड आपका खिसक के चला जाएगा और वो कॉइन ग्लास में गिर जाएगा, ठीक है। आपने जो फोर्स अप्लाई किया था वो कार्डबोर्ड पे किया था, लेकिन उसके ऊपर रखा हुआ जो कॉइन था उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, और जिस पर कि फोर्स इनर्शिया फोर्स लगता है, यानी उसके मास की वजह से उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है जो उसको मोशन करने के लिए अपोज करता है। तो इसीलिए वो कॉइन जो है वहीं पर रहता है और ग्लास के अंदर चला जाता है, ये उसका। तो ये तो हमने देखा कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो मोशन करने का अपोज करता है, इसीलिए सारी जो चीज़ें हैं उसको हमको मूव कराने के लिए थोड़ा सा उसे फोर्स देना पड़ता है। अगर ये इनर्शिया नहीं होता तो हम सारी चीज़ों को वैसे ही फोर्स में ला सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आने का अपोज करता है। सपोज़ करो एक हैवी लोडेड ट्रक है, वो आ रहा है अपनी ओर, उसको अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रुकेगा, तो वो उसमें एक फोर्स रहेगा जो मोशन में एक बार आ गया वो, फिर वो मोशन करता रहेगा और फिर वो रुकने का अपोज करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो रुकने का अपोज करेगा, उसको रुकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा। जो गाड़ी जो है, मालगाड़ी जो आती है, गुड्स लगेज वाली जो ट्रेन होती है वो, उनको, और जो भी पैसेंजर बोगी वाली ट्रेनें होती हैं उनको अगर ब्रेक लगाना है तो उनको 3-4 किलोमीटर पहले से ब्रेक अप्लाई करते हैं, तब जाके स्टेशन पे आके गाड़ी रुकती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि उसमें एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया फोर्स होता है। जो इतनी वजन वाली चीज़ें हैं वो अपनी ओर आ रही है तो उसको रोकने के लिए जो मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, उसको रोकने का अपोज करती है, ठीक है।
तो ये इनर्शिया होती है। अब इनर्शिया से जुड़ा हुआ एक और टर्म है कि मास। मास यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वॉल्यूम है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना जगह रोकता है वो, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो वो उसका मास। तो मास यानी हम ऐसा सोच सकते हैं वज़न। तो जो चीज़ का वज़न ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी फोर्स ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। जिस चीज़ का वज़न कम होगा उसका फोर्स ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने अभी देखा कि साइकिल अगर मोशन करके आ रही है अपनी ओर तो उसको हम इजीली रोक सकते हैं, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करने के लिए साइकिल में अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमें 10 किलोमीटर पहले से ब्रेक अप्लाई नहीं करना पड़ता। एट द मोमेंट ब्रेक अप्लाई करते हैं साइकिल वहाँ रुक जाती है। बट जो ट्रेन होती है उसमें मास ज़्यादा होता है, तो उसको ब्रेक अप्लाई करने के लिए 2-3 किलोमीटर पहले से ब्रेक अप्लाई करते हैं, तब जाके स्टेशन पे गाड़ी रुकती है। यानी कि इससे कंक्लूज़न ये निकलता है कि मास जितना ज़्यादा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उतना उसके अंदर इनर्शिया फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है हमारा इनर्शिया। इसे हिंदी में जड़त्व भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप समझो उससे पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, वो है मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या है उसको समझिए। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग, ठीक है। ये एक तरह की वेलोसिटी है यानी स्पीड। डेफिनेशन देखते हैं, द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन द बॉडी। फिर वही बात हमने जो कहा था, बॉडी यानी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है वो मेज़र करने की जो यूनिट है वो है मोमेंटम, ठीक है। इसको P से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमारा फार्मूला है P = m/v, इसको समझेंगे एग्जांपल के द्वारा। हम अगर देखें कि कोई कार है, ठीक है, उसको हम मोमेंटम डिपेंड करता है m बराबर मास और v मतलब वेलोसिटी। पहले हम मास देखेंगे। समझ लो कि कोई साइकिल है और दूसरा एक लोडेड ट्रक है, तो एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो वो अगर दीवार से टकराएगी तो किसको ज़्यादा हर्ट होगा? ऑब्वियसली ट्रक को, या ट्रक ज़्यादा दीवार को हर्ट करेगा क्योंकि उसमें मास ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसमें मोमेंटम यानी कि उसमें जो मोशन है ट्रक में और जो फोर्स है मोशन का वो ट्रक में ज़्यादा है, तो इसीलिए मास मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मास ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम कम होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, v यानी वेलोसिटी। बुलेट की जो गोली होती है छोटी सी, ठीक है, उसी साइज़ का आप एक पत्थर लीजिए। अब बुलेट की गोली इतना हर्ट करती है लेकिन जो पत्थर का टुकड़ा है वो हर्ट नहीं करता है। इसका सिंपली क्या कंक्लूज़न है, बुलेट की गोली तभी हर्ट करती है जब वो स्पीड में होती है, लेकिन पत्थर का टुकड़े को अगर हम उस स्पीड में फेंकेंगे तभी वो हर्ट करेगी। नॉर्मल स्पीड में फेंकेंगे तो हर्ट नहीं करेगी। तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा मोमेंटम, और जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। इसलिए मोमेंटम बराबर P = m/v, मोमेंटम का ये फार्मूला है, ठीक है। मोमेंटम हमने समझ लिया। अब हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही सबको समझने थोड़ा सा देर से आता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के।
जो फोर्स अप्लाई होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कार है, उसकी बैटरी ख़राब हो गई है और उसको 4 लोग मिलके धक्का मारे हैं। तो 4 लोगों ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए धक्का मारा और पीछे खड़े हो गए, क्या कार मूव करेगी? ऑब्वियसली नहीं। तो बाद में कहा गया कि इन चारों को कि आप कंटिन्यूसली कार को धक्का मारें। तो चारों ने मिलके कंटिन्यूसली कार को धक्का मारा, तब वो आगे मूव करती है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि कार या कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम तभी लगा पाएंगे जब मोमेंटम में रेट चेंज होगा। अब रेट चेंज तभी आता है जब टाइम आता है नीचे, ठीक है, दर यानी टाइम। जो स्पीड में भी हम स्पीड में भी वेलोसिटी चेंज लगाते हैं, तो इसमें जो है इसलिए हमने टाइम लिया, ठीक है। तो इसलिए क्या लिख रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स इसलिए क्योंकि एक ही डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, एक ही डायरेक्शन से जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पर लिखा है फोर्स चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज यानी कि जो उसकी स्पीड है उसमें चेंज, ठीक है। और अपॉन टाइम यानी कम टाइम के लिए अगर हमें फोर्स अप्लाई किया तो हमें फोर्स कम मिलेगा, ज़्यादा टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर ऐसे किया है, F इक्वल टू mv माइनस mu। ये जो है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम। अब ये जो m है, m यानी मास और v मतलब वेलोसिटी। तो मोमेंटम तब हम निकालेंगे जो हम चेंज, रेट ऑफ चेंज हम तब निकाल पाएंगे जब हम इनिशियल वेलोसिटी जो होगा यानी जब स्पीड पकड़ना चालू किया था, और फाइनल वेलोसिटी यानी जब स्पीड एकदम नॉर्मल ज़ीरो हो गई, तो उससे उसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। उसको टाइम नीचे t दिया है यानी रेट ऑफ चेंज तब आता है तब हम t लगाते हैं, ठीक है। तो और इससे हमारा ये कंक्लूजन ये निकलेगा। अब इससे डिराइव हमने ये किया, ये कैसे किया अब आप सोचेंगे। तो देखिए हमने एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने देखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, ठीक है। इसके पहले चैप्टर में जो दिया हुआ है मोशन वाले चैप्टर में, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी और टी। तो इन तीनों को हमने जो है यहाँ पर एक्सेलरेशन बना दिया और m कॉमन है, m ले लिया। तो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, यानी फोर्स जो होगा वो मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि किसी भी चीज़ में अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसमें मास यानी कि कितने वजन की है वो चीज़ और एक्सेलरेशन कितना है जो जिस चीज़ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो फोर्स हमको मिलेगा उससे। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। An equal and opposite reaction and they act on two different bodies, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन वाला ये लॉ है, किसी के संग बुरा करो तुम्हारे संग भी बुरा कर होगा, इसलिए किसी के संग बुरा नहीं करना है, भला करो भला होगा, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ है हमसे कहता है कि किसी भी बॉडी पर जितना हम एक्शन करेंगे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। समझ लिया? समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल से समझेंगे। आप समझो किसी नाव में है, बोट जो पानी में चलती है, ठीक है। उस बोट पे आप बैठे हैं पानी के ऊपर और आपने जो किसी पत्थर पर जो साइड में रखा हुआ है धक्का मारा। तो आपने तो पत्थर पे धक्का मारा लेकिन बोट आपका पीछे, जो बोट है वो आपका पीछे आएगा। वो कैसे हुआ? बोट पे तो कोई इंजन नहीं लगी, ना किसी को कोई फोर्स लगा है। ये सिंपली आपने पत्थर पे जितना फोर्स लगाया उस पत्थर ने आप पर उतना ही फोर्स लगाया। ये होता है एक्शन एंड रिएक्शन। सपोज करो इस बोर्ड पे, जो वाइट बोर्ड है, इस पर मैं जितना फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स वो मुझ पे लगा रहा है।
इसी के रिज़ल्ट से, इसी के परिणाम स्वरूप हम ज़मीन पे चल पाते हैं। हम ज़मीन को जितना फोर्स देते हैं पैर से, उतना ही फोर्स वो हमें देता है और हम ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं और ज़मीन हमें, जो अर्थ है वो हमें आगे की ओर धकेलता है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल एक और तरीके से समझ सकते हैं आप। दो लड़के खड़े होंगे, आप घर में सिंपली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जो रोलिंग वाली गाड़ी आती है, जो स्केटिंग वाली होती है, जो पैर जूतों के नीचे पहिए लगे होते हैं, उस पर दो आप फ्रेंड्स खड़े हो जाइए और जो एक फ्रेंड्स के हाथ में कोई हैवी ऑब्जेक्ट दीजिए, वज़नदार 3-4 किलो का। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को वो दूसरे फ्रेंड को फेंकने को बोलिए। तो जैसे ही वो सब्जेक्ट को फेंकेगा तो वो एक फोर्स अपने ऊपर फील करेगा, तो वो होगा रिएक्शन फोर्स। एक्शन से तो उसने उस हैवी ऑब्जेक्ट को फेंका, और रिएक्शन में उस हैवी ऑब्जेक्ट ने उस फ्रेंड को पीछे की ओर धक्का मारा। तो ये होता है रिएक्शन फोर्स। यानी कि ये सिंपली ये बताता है आपको कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स आप पर अप्लाई करेगा। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब बुलेट फायर करते हैं सोल्जर हमारे, तो बुलेट फायर करते हैं तो आपने देखा होगा, बुलेट जब फायर करते हैं तो पीछे की तरफ ऐसे उन्हें एक थ्रस्ट फील होता है। तो वो इसलिए होता है कि जब वो बुलेट उसकी नोज़ल से निकलती है तो जितना फोर्स उसने एटमॉस्फेयर में, हवा में फ्रिक्शन से दिया, उतना ही फोर्स उस बुलेट को पीछे की ओर महसूस होता है। इसका और एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो रॉकेट है, या दिवाली में जो आप रॉकेट जलाते हैं, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, तो वो रॉकेट जब जलता है तब वो नीचे से एक्सपोजर होता है। तो वो एक्सपोजर हमारे हवा में, एटमॉस्फेयर में जो हवा है, हवा में फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करता है और हवा रिजल्टेंट फोर्स उसको अपवर्ड देती है। तो इसलिए रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पर जो जितने भी हमारे एयर स्पेस में जाने वाले रॉकेट हैं, वो इसी प्रिंसिपल पर जाते हैं, एक्शन और रिएक्शन फोर्स पर। ठीक है, तो ये आप जो तीनों लॉज हैं उसको आप नोट करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क नोट करिए। आप होमवर्क में अलग से लिख देता हूँ।